आप लोगों ने जो अभी तक खातों के 3 प्रकार जाने, पर्सनल, नॉमिनल और रियल, इनमें पर्सनल अकाउंट से संबंधित जो रूल था जनरलाइजिंग का, वो क्या था, याद है किसी को? सर पाने वाले व्यक्ति को ऋणी करते हैं और देने वाले व्यक्ति को धनी करते हैं। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी नोज दिस रूल। तो अच्छा है, पाने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सबको याद हो गया? ठीक है, दिन में सुबह शाम जो है 10 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे अकाउंटेंसी के सारे बच्चे, तो ये अकाउंटेंसी सिद्ध हो जाएगी पक्का। ठीक है, दूसरा रूल रियल अकाउंट से रिलेटेड, जल्दी से बोलें क्या है रियल अकाउंट? सर जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, जो संपत्ति व्यापार से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट, रूल क्या है? सर जो भी आय और जो लाभ या आय है उसे हम, सर जो हानि या व्यय है उसे हम डेबिट करते हैं, जो लाभ या आय है उसे क्रेडिट करते हैं। गेन्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, आपके मन में जब आए तो इस समय आप ये टेंशन ना लीजिए कि सब बोल रहे हैं तो हम चुप हो जाएं। बिल्कुल नहीं चुप होना है, सबको बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान आप सभी बोलिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सभी को पता है। अगर कोई नहीं भी सुन पाएगा तो आप सुन लेंगे ना, तो काफी हो जाएगा, इतना पर्याप्त होगा। ठीक है, तो जब आंसर पूछा जाए तो अगर मैं कहूँ कि आप बताइए तब तो वही बताएगा केवल, अदरवाइज जब पूछा जाए तो चिंता ना करिए कि दूसरा बोल रहा है तो हम अभी रुक जाए, बाद में बोलेंगे। बोल दीजिए, तुरंत बोल दीजिए। हमें केवल ये देखना है कि आपको आता है या नहीं आता है, और आप जो बोल रहे हैं वो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं। तो सभी को बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रूल हमने जल्दी से देख लिए। अब जो मैंने आपसे बोला था ओवरड्राफ्ट, उसको समझते हैं। अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे, डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, इसके 3 स्टेप्स हैं। मैं आज आपको ओरल अभी बता रहा हूँ, इसके बाद में जैसे ही ये अगले 10 मिनट में हो जाएगा फिर एंट्री करना सीखेंगे कॉपी पे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ट्रांजैक्शन एक मिला बैंक से 1 लाख का अधिविकर्ष लिया, यानी कि ओवरड्राफ्ट टेकन फ्रॉम बैंक ₹1 लाख। तो अब इसमें ओवरड्राफ्ट आपने पहले ही जान लिया है कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। यस और नो, ये क्लियर है सभी को कि ओवरड्राफ्ट इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द बैंक। तो पर्सन से रिलेटेड क्या नियम था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रिप्रेजेंट किसको? बैंक को। और बैंक आपको ऋण दे रहा है ओवरड्राफ्ट के रूप में, तो बैंक गिवर हो गया। तो ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट करेंगे। सर डेबिट डेबिट करेंगे। कितने लोग मानते हैं डेबिट करेंगे? कितने लोग मानते हैं क्रेडिट करेंगे? आप सभी लोगों का जवाब गलत हो गया है, क्रेडिट करेंगे। सर क्रेडिट ही करेंगे। यस, क्रेडिट ही करेंगे। स्वीटी ने कहा क्रेडिट ही करेंगे, मेरे बोलने से पहले कहा। स्वीटी का आप ये बता सकते हो कि क्यों करेंगे क्रेडिट ओवरड्राफ्ट को? इसका जवाब क्योंकि सर बैंक गिवर है, जो सर बैंक गिवर है वो हमें दे रहा है, इसीलिए सर। हाँ, क्योंकि हमने उससे ऋण लिया है, कैश के रूप में हमें वैल्यू मिल रही है, और हमने उससे ऋण लिया है। बैंक गिवर है और बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरड्राफ्ट खाता। तो ओवरड्राफ्ट खाता बेसिकली बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक इज द गिवर, बीइंग अ गिवर बैंक इज टू बी क्रेडिटेड। लेकिन बैंक का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि हम उसे ओवरड्राफ्ट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही? ओके, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसी खाते में, इसी ट्रांजैक्शन में एक तरफ तो बैंक गिवर है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक जो दूसरा खाता शामिल है वो कौन सा है? वो खाता है जब आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेंगे तो क्या होगा, आपको कैश मिलेगा ना। तो आपके यहाँ दूसरा जो खाता इस ट्रांजैक्शन में शामिल है, एक तो ओवरड्राफ्ट खाता, ओवरड्राफ्ट अकाउंट शामिल है, और दूसरा कैश अकाउंट शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कैश हमेशा असेट है, और कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो इट इज टू बी, वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन बताएगा?
रियल अकाउंट से रिलेटेड नियम क्या था बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इज कैश कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट? कैश आ रहा है coming in business. जब आपने बैंक से 1 लाख का अगर उधार लिया ओवरड्राफ्ट के रूप में, तो उधार जो है वह बैंक दे रहा है, गिवर के तौर पे आपने बैंक को कर दिया करेंगे क्रेडिट, लेकिन कैश आ भी तो रहा है, और कैश एक संपत्ति है, असेट है, और संपत्ति जब कभी भी आती है तो आप उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. आपने अभी रूल बताया ही था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट goes out, cash is coming in, it is to be debited. yes or no? तो अल्टीमेटली Yes, हमने ये yes. जाना कि अगर हमने बैंक से उधार लिया ओवरड्राफ्ट के रूप में, या कोई लोन लिया ओवरड्राफ्ट, ये एक तरह का लोन है, हम बैंक से बैंक लोन करके भी ले सकते हैं, तो हम उसे बैंक लोन अकाउंट बोल देंगे. वह भी क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक लोन अकाउंट भी बैंक को ही रिप्रेजेंट करता है ना. तो अल्टीमेटली वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक देने वाला है वहां, और कैश आने वाला है. तो आने वाले के तौर पे कैश हो गया डेबिट, और जाने वाले के तौर पे हो गया बैंक क्रेडिट. ये एक ट्रांजेक्शन था. चलो एक दूसरे ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज और करते हैं, फिर हम जनरल एंट्रीज करेंगे. ठीक है. तो दूसरा ट्रांजेक्शन है 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा. 10,000 का फर्नीचर खरीदा. हमारा पहला स्टेप होता है जनरलाइजिंग का, कि हमें पहचान करें कि इस सौदे में, इस ट्रांजेक्शन में 2 खाते कौन कौन से शामिल हैं. तो एक तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर में दिख रहा है एक खाता, है ना, और दूसरा खाता कौन सा दिख रहा है? फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा जाएगा ना, सर कैश. ये सर कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट 2 खाते हैं. अब इन दोनों खातों को कैटेगराइज करिए, किस कैटेगरी में आएंगे दोनों खाते? फर्नीचर अकाउंट कौन सा खाता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा. ये पूछा ही नहीं डेबिट होगा. मिताली अभी पूछा, ये है सेकंड सर रियल अकाउंट. चलिए, जैसे सीढ़ी पे चढ़ना है तो उसके पहले स्टेप पे चढ़ते हैं, दूसरे पे चढ़ते हैं. अगर कूद के चढ़ोगे तो नीचे भी आ सकते हो, तो जल्दबाजी नहीं करनी. ठीक है. पहला स्टेप है कि खातों की पहचान करेंगे. दूसरा स्टेप है कि हम पहचानेंगे कि ये खाते किस कैटेगरी में आते हैं. तो फर्नीचर और रोकड़ खाता, कैश अकाउंट हमने पहचान कर ली. अब हमें ये तय करना है कि ये दोनों खातों को हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे. फर्नीचर अकाउंट की कैटेगरी रियल अकाउंट, और कैश अकाउंट की कैटेगरी. इस समय कैश अकाउंट की कैटेगरी केवल एक बच्चा बताएगा. रियल अकाउंट. कैश अकाउंट की कैटेगरी बताइए तन्वी. कैश किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल. कैश अकाउंट जो होगा वो रियल अकाउंट होगा बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है. आपको वो काम करना है जो हमने आपसे कल कहा था. एक बार सारे वीडियोस देख डालिए, और जिस समय आप क्लास में हैं कोशिश कर लीजिए कि आप बहुत मन से सुनिए सारी बात. अभी इस चीज को डिस्कस किया गया कि सारी संपत्तियां जो होती हैं वह रियल अकाउंट में आती हैं, और आपको पता है कैश एक संपत्ति है ना. तो जो आपने ये चीज जान ली है कि संपत्तियां रियल अकाउंट में आती हैं और कैश भी एक संपत्ति है, तो इस नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए इस प्रश्न का जवाब देंगे कि कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट में आएगा. देखिए, आपको पता अगर कोई चीज हो गई है तो जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उस जानकारी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा तुरंत. आपको आता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, लेकिन जब तुरंत कोई पूछ लेता है तो बहुत बार हम सही से नहीं बता पाते, तुरंत नहीं बता पाते. तो हमें जो आता है हमें उसका उपयोग करना भी तो आना चाहिए. जैसे हमें तलवारबाजी आती बड़ी है, तलवारबाजी गलत उदाहरण हो गया. मान लेते हैं हमें गाना बहुत अच्छा आता है, तलवारबाजी तो किसी को करनी नहीं होती है, तो वो उदाहरण कैंसिल करते हैं. मान लेते हैं हमें गाना आता है, लेकिन अगर कहीं पे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें गाने के लिए कहा जा रहा है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम डर रहे हैं या संकोच कर रहे हैं, तो वो गाना हमारे लिए उपयोगी थोड़ी सिद्ध होगा, चाहे हमें कितना भी आता हो. हमें चित्रकारी बहुत आती है, अगर पोस्टर प्रतियोगिता हो रही है उसमें अगर हिस्सा नहीं ले रहे तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, हमारे काम का नहीं होगा. ऐसे ही जो चीज हम सुन लेते हैं, जैसे अभी आपने सुना कि संपत्तियां क्या हैं, वह सारे आइटम जिनसे हमें आय कमाने में या लाभ कमाने में सुविधा रहती है. ऑल दोज आइटम हु फैसिलिटेट अर्निंग, इनकम or acquiring profits, they all are categorized into assets as assets, right?
तो असेट्स को रियल अकाउंट में लाते हैं। सारी असेट्स रियल अकाउंट होती हैं सिवाय 3 को छोड़ करके, एक तो देनदारों को छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के, और तीसरा कौन सा था, कौन बताएगा? देखो आता है, फिर मैं कह रहा हूं आपको आता है, अभी मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे अरे हाँ यही तो था। तीसरा क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, देनदार हो गया, और तीसरा हो गया एक्रूड इनकम। वो इनकम जो आप कमा लेते हैं अभी आपको मिली नहीं है, वो भी एसेट होती है। ठीक है, ये 3 आइटम्स को छोड़ दीजिए, ये तीनों जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। डेटर्स तो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अगर कोई राम श्याम घनश्याम है तो नेचुरल पर्सन हो गया, अगर कोई बैंक हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया तो लीगल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। और अगर यहीं पे ये प्रीपेड एक्सपेंस है या एक्रूड इनकम है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये पर्सनल अकाउंट के तीनों उदाहरण हो गए। इन तीनों संपत्तियां भी हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों का इस्तेमाल जो है इनकम पाने में होता है। जैसे देनदारों से आपको पैसा मिलेगा तो आपको पैसा मिल रहा है, इनकम आ रही है आपकी। भाई आपने जिसको उधार माल बेचा था वह व्यक्ति जो है आपका देनदार कहलाता है। तो जब वो पैसा देगा तो आपकी इनकम जनरेट होने में वो मदद कर रहा है ना, पैसा आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश तो सीधा संपत्ति है। आज जो व्यक्ति हमें कैश दे रहा है तो कैश देने वाला व्यक्ति भी संपत्ति का ही एक रूप है, बस वो कैश में कन्वर्ट होना बाकी है, समझ गए? इसीलिए देनदार भी संपत्ति हो गया। तो ये 3 आइटम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे आइटम जो हैं वह रियल अकाउंट में आते हैं। अब हमें जैसे ये क्लियर है कि सारी संपत्तियां रियल अकाउंट में आती हैं 3 को छोड़ करके, तो जैसे ही कैश अकाउंट बोला तो हमें तुरंत बोल देना चाहिए, इस नॉलेज का उपयोग करना आना चाहिए हमें, है ना? जैसे अगर हम बहुत अच्छे हैं किसी चीज में तो हमें अपनी उस अच्छाई का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। हम में से कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, आप में से कई बच्चे मैं देखता हूँ बहुत अच्छा बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। तो जब कभी भी अवसर मिले तो उसका यूज करेंगे जो हमारे पास है। और आपको मैं बता दूं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। बस सफल और असफल में अंतर केवल इतना है कि सफल व्यक्ति अपनी उस चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं और असफल उसका इस्तेमाल सही समय पे नहीं करते वो भी खूब है, लेकिन गलत समय पे या गलत गतिविधियों में करते हैं अपनी उस प्रतिभा का इस्तेमाल, तो वो कुख्यात हो जाते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन बड़ा टैलेंटेड था, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल गलत जगह किया। अगर चाहता तो अपने देश का जो रिसर्च सेंटर था वहां पर बड़ा वैज्ञानिक हो सकता था, नहीं हुआ। तो आप सही समय पर सही जगह पे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर लें, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर लें। कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट होने के नाते रियल अकाउंट का रूल लगा देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब ये कहा जाता है तो कैश जो है, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश जाएगा ना, और फर्नीचर खरीदने में फर्नीचर आएगा, तो ये दोनों की कैटेगरी क्या हो गई? रियल अकाउंट की हो गई, और दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लगा देंगे। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कौन बताएगा? सर डेबिट। सर क्रेडिट होगा। सर क्रेडिट होगा। अच्छा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? फिर से पूछ रहा हूँ, सही से बताइए। सर डेबिट होगा क्योंकि वो आ रहा है ना हम लोगों के पास। यस सर डेबिट होगा, डेबिट होगा हमको तो लग रहा है फर्नीचर क्रेडिट होगा, हमें सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सर डेबिट होगा। डेबिट होगा क्योंकि वो है ना। चलो फिर आप ही की बात सही मान लेते हैं, हमारी बात गलत हो गई है यहाँ पे। फर्नीचर जो है क्योंकि आ रहा है इसलिए वो डेबिट होगा, और चाहे इसमें सर कहें, श्री राम आपके सामने आ जाएं, ब्रह्मा जी आ जाएं और कहें कि फर्नीचर खरीदने पर क्रेडिट होगा, तो कह दो कि प्रभु कृपया नॉलेज चेक कीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फर्नीचर इज कमिंग इन, इट इज टू बी डेबिटेड all situations. Okay, if it is coming in as an asset, it is to be debited, and cash is going out, it is to be क्रेडिट। क्लियर है ना? चलो एक और आइटम करते हैं। यस सर। बस 5-6 मिनट हैं, अभ्यास करते हैं। लिखना कल कर लेंगे, ठीक है? आज अभी ऐसे ही कर लेते हैं, करें? लिखने का अभ्यास कल से करेंगे। अभी एक सवाल और जल्दी से बताइएगा। क्लर्क को 20,000 की सैलरी दी, क्लर्क को 20,000 की सैलरी दी। अब क्लर्क भी हटा दीजिए, खाली इतना कह लीजिए कि सैलरी दी, ठीक है? सैलरी पेड ₹20,000। ओके,
अब आपका ये सौदा हो गया, सैलरी पेड ₹20,000। सबसे पहला काम क्या होगा, पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द इन्वॉल्व, यानी कि जो खाते शामिल हैं उन खातों की पहचान करना। तो कौन कौन से खाते इसमें हमें मिले, सैलरी दी तो सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी एक खाता हो गया, और दी है तो क्या दिया होगा, सैलरी में क्या देते हैं, भेड़ बकरी तो नहीं, कैश। कैश देंगे। कैश। दूसरा खाता कैश खाता हो गया। तो दो खातों की पहचान तो हमने कर ली, है ना। अब सवाल ये है कि इन दोनों की कैटेगरी क्या है। तो सैलरी की कैटेगरी क्या होगी, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, कौन बताएगा सबसे पहले। नॉमिनल। सर नॉमिनल। पहले शताक्षी ने बताया, वेरी गुड, बढ़िया। नॉमिनल क्यों है शताक्षी, ये भी बताना रहेगा। ऐसा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो एक तरीके से हमारा लॉस ही हो रहा है, भले उसको दे रहे हैं किसी को उसके काम के लिए। कैश जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। कैश जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो किस रूप में जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कैश दो रूप में जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप फर्नीचर के रूप में कैश बाहर बेचते हैं, मतलब फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो संपत्ति हो जाता है। लेकिन जब आप सैलरी के रूप में कैश बाहर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे। आस्था माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर जो है आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो संपत्ति हो रहा है फर्नीचर, कैश वहां भी जा रहा है। लेकिन अगर हम वेतन दे रहे हैं तो ये व्यय है, ये एक्सपेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैश यहाँ भी जा रहा है, तो ये लॉजिक यहाँ नहीं लगाएंगे, ये लॉजिक यहाँ नहीं चलेगा कि कैश जा रहा है इसलिए ये नॉमिनल हो गया, ये लॉजिक नहीं चलेगा। यहाँ लॉजिक क्या चलेगा मिताली, कि वेतन एक सर यहाँ पे व्यय है और व्यय आय और लाभ और हानि जो होता है वो नॉमिनल है। कीवर्ड मेन है कि ये एक व्यय है, और मिताली ने बात पूरी कर दी कि क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जितने आइटम आते हैं उसमें से व्यय एक आइटम है, 5 आइटम आते हैं उसमें से व्यय एक आइटम है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है विदाउट एनी डाउट। तन्वी क्लियर है, प्लीज सुनते जाइए। अगर किसी कारण से पिछले कुछ दिनों पहले आप क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर पाए हैं तो अभी हो सकता है कि बहुत कुछ बातें समझ में ना आए और आपको लगे यार ये सब क्या बवाल चल रहा है, बड़ा टेंशन वाली बात है। कोई टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। कोई भी काम हम जब बीच में कोई गैप हो जाता है तो जब हम रिज्यूम करते हैं तो उसमें शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़े से पेन्स आपको अभी लेने पड़ेंगे, कोशिश करनी होगी, ज्यादा कोशिश करनी होगी बाकी बच्चों से। अगर आप किसी कारण से क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, शायद फोन खराब था कुछ था, तो अभी जो है आप जो है क्लासेस अटेंड करेंगे और जो चीज ना समझ में आए तो यहीं पे चुप नहीं रहना है, ठीक है। कहिए कि सर जो कुछ चल रहा है वो हमें इसमें ये बात नहीं समझ में आई, आप लोग बहुत तेजी तेजी चल रहे हैं, बोल दीजिए, संकोच नहीं करना है। ये सारे बच्चों से कहना है, संकोच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाएगा। और कोई चीज अगर नहीं मान लिया पूछ पाए तो आप बाद में फिर आप कहिए कि सर उस समय हम नहीं पूछ पाए, कुछ चीज नहीं समझ में आई, तो आप पर्सनली बाद में पूछ लीजिए, लेकिन मन में नहीं रखना है। खाली ये टेंशन नहीं लेने की हमें समझ में नहीं आ रहा है तो अब हम क्या करें, ये वो परेशान नहीं होना है, अकेले ऐसे ही पूछना है, ठीक है। लेकिन अभी कोशिश करिए कि पूरा समझ सको, मन से अच्छे से सुनो, और जो समझ में आ जाए उत्तर उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। गलत हो जाए इसकी चिंता नहीं करेगा, ठीक है। जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम गिरते भी हैं, लड़खड़ाते भी हैं, ठीक है। तो हम गिरे कोई दिक्कत नहीं है, ना चलना जो है वो आलोचना का विषय हो सकता है, चलने की कोशिश में गिर जाना आलोचना का विषय नहीं है, ठीक है। हमने चलने की कोशिश की और हम गिर गए और 4-6 लोग हंस लिए तो अच्छा है, हम किसी की हंसी का कारण बन गए, कोई खुश हो गया थोड़ी देर के लिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हम जितनी बार गिरेंगे उतना ही मजबूत होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो ये कि आपने जो है सैलरी दी है 20,000 की, तो इसमें खातों की पहचान हमने कर ली थी कि सैलरी एक जो है व्यय खाता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया नॉमिनल। और कैश जाएगा, सैलरी तो हम कैश ही देंगे, तो अल्टीमेटली इसे हम बोलेंगे, बोलिए, सैलरी को क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। अब इनसे रिलेटेड जो नियम है जल्दी से लगा देंगे। सबसे पहले रियल अकाउंट का नियम लगा लीजिए, चलिए क्या बोलेगा, सैलरी इज गोइंग आउट, कैश के रूप में जा रही है, तो कैश अगर बाहर जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, बाहर जाने वाले को क्या करते हैं, रियल अकाउंट में नियम क्या था, डेबिट वाज कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जाएगा तो हम कैश अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट,
सर कैश को सर डेबिट करेंगे। जब आप सैलरी पे करोगे बच्चा, तो सैलरी जब पे करोगे तो कैश तो बाहर जाएगा ना बिजनेस के, और नियम क्या है, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश तो जाएगा ना, क्रेडिट करेंगे कैश को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। और सर, सैलरी, क्रेडिट करना चाहिए। सैलरी एक खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, कोई बता सकता है? डेबिट सर यस सर, expenses and losses and credit all incomes and profits। तो ये